सबसे पहले तो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये टी.एस. एलियट का एक बहुत ही फेमस वर्क है, एक ऐसे है 1919 का, और इसको पब्लिश करवाया गया था द इगोइस्ट नाम की लिटरेरी मैगजीन में। इस वर्क के बारे में बताने से पहले टी.एस. एलियट के बारे में ये बात जानना जरूरी है कि दोस्तों ये एक पोएट भी थे और लिटरेरी क्रिटिक भी थे। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को पता है। तो इनके इसी डुअल रोल को देखते हुए इनको सर फिलिप सिडनी और एस टी कॉलरिज के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो भी ये दोनों काम करते थे। सर फिलिप सिडनी ने भी क्रिटिसिज्म में काम किया है और एस टी कॉलरिज ने भी। तो इन दोनों के साथ कंपेयर किया जाता है इस मामले में। और दोस्तों ये वर्क भी क्रिटिसिज्म में ही लिखा हुआ वर्क है इनका, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि ये जो वर्क था ये एक अटैक था। रोमांटिसिज्म जो था, रोमांटिसिज्म उसकी कुछ सर्टेन क्रिटिकल व्यूज पर ये वर्क एक अटैक था, पर्टिकुलरली इस आइडिया पर कि एक पोएम प्राइमरीली पोएट की खुद की पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन होती है। रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक लाइन बोली थी, पोएट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होती है पावरफुल इमोशंस का। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पोएट्री एक पर्सनैलिटी या फिर एक इंस्पिरेशन का एक्सप्रेशन होती है। लेकिन टी.एस. एलियट बोलते हैं ऐसा नहीं है, पोएट्री तो एस्केप और पर्सनैलिटी है। तो वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात जाननी जरूरी है कि इस ऐसे को टी.एस. एलियट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले ट्रेडिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। यहाँ पर दोस्तों लिटरेरी ट्रेडिशन की बात की गई है, पास्ट के राइटर्स। दूसरा है थियोरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री और तीसरा कंक्लूजन। तो सबसे पहले टी.एस. एलियट ट्रेडिशन की बात करते हैं, मतलब लिटरेरी ट्रेडिशन की। वो बताते हैं कि किस तरह से एक पोएट और उसकी पोएट्री का ट्रेडिशन से रिलेशन होता है। एलियट मानते हैं कि इंग्लिश राइटिंग्स में हम कभी कभी ट्रेडिशन की बात करते हैं अपना दुख दिखाने के लिए कि अब ट्रेडिशन एब्सेंस है, जबकि एलियट खुद मानते हैं कि इंग्लिश ट्रेडिशन तो खुद चेंज के थ्रू आर्ट की प्रोग्रेस को सपोर्ट करता है। इसलिए उनका ये मानना है कि ट्रेडिशन को ठीक तरह से समझा ही नहीं गया है कि किस तरह से उसे अपने वर्क में शामिल किया जाए। ट्रेडिशन को किस तरह से अपने वर्क में शामिल किया जाए। ये जो टर्म है ट्रेडिशन, इससे टी.एस. एलियट का मतलब है हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस, मतलब पास्ट और प्रेजेंट का मिल जाना। और हमें ये चीज अच्छे से पता है कि टी.एस. एलियट खुद एक क्लासिसिस्ट पोएट थे। उनका वर्क देखोगे आप, मर्डर इन कैथीड्रल, वो बहुत हद तक क्लासिसिज्म का उस पर प्रभाव दिखता है दोस्तों। तो यहाँ पर एलियट एक पोएट को सलाह देते हैं कि एक पोएट को यूरोप के पूरे लिटरेचर के लिए क्लासिकल राइटर होमर से सीखना चाहिए, क्लासिकल पोएट होमर से सीखना चाहिए, और उसी के साथ साथ अपने आसपास के माहौल के बारे में भी बताना चाहिए। टी.एस. एलियट इस बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते थे कि ये चीज मानी जाती है कि पोएट अपने पास्ट के राइटर से अलग हो गए तो वो इंडिविजुअली ग्रेट हो गए। मतलब अगर अपने पास्ट के राइटर से अलग हो गए पोएट्स, तो इंडिविजुअली अपने आप में वो ग्रेट हो गए। बल्कि वो मानते थे कि एक पोएट के वर्क का सबसे जरूरी इंडिविजुअल जरूरी पार्ट होता है कि उससे पहले के जो डेड पोएट्स हैं, उसके पूर्वज पोएट्स, उनके लिए बड़े जोश के साथ वो अपने वर्क्स में ये बताए कि मेरे पहले के पोएट्स कितने इमॉर्टल हैं और कभी मरेंगे नहीं। वो इस चीज से क्या होगा, ये चीज क्या करेगी, अवेयरनेस फैलाएगी। अब नोवेल्टी यानी कि नयापन, इसके लिए मतलब कि इस टाइप की पोएटिक प्रोसेस के लिए एलियट अपना एक डायनामिक और प्रोग्रेसिव प्रोसेस बताते हैं कि कुछ नया बनाने के लिए भी ट्रेडिशन से सीखना पड़ता है। जब एक पोएट अपना नया वर्क लिखता है तो वो रियलाइज करता है कि जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है वो पहले से उसके लिए लिटरेरी ट्रेडिशन ने एस्टैब्लिश किया है। कहने का मतलब कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएशन जीरो से नहीं होती। पास्ट का, ट्रेडिशन का उसमें बहुत रोल होता है। पास्ट के एलिमेंट्स को नोट किया जाता है, रियलाइज किया जाता है पोएट के द्वारा। अब यहाँ पर पर्सनल इमोशंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ग्रेट वर्क्स कभी भी पोएट के पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। पोएट कभी भी अपने यूनिक इमोशंस को रिवील नहीं करता। इसलिए पोएट्री को टी.एस. एलियट बोलते हैं एस्केप फ्रॉम इमोशन। उनका मानना है कि इसलिए सक्सेसफुल पोएट्री हमेशा इम्पर्सनल होती है। पोएट्री को लिखने वाले पोएट से तो वो पोएट्री बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होती है, और वो पोएट के मरने के बाद भी जिंदा रहती है, टाइमलेस होती है, और लिटरेरी ट्रेडिशन में शामिल हो जाती है वो भी पोएट्री।
अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इसी इम्पर्सनल पॉइंट्स वाले मेथड से कनेक्टेड एक वर्क है टीएस एलियट का, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जिसमें एलियट ने अपनी फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को प्रेजेंट किया है। मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा। तो इन्होंने अपना एक वर्क लिखा था, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात की है टीएस एलियट ने। वो बोलते हैं कि शेक्सपियर का जो प्ले था हैमलेट और उस प्ले का कैरेक्टर हैमलेट दोनों प्रॉब्लमेटिक थे। कैसे? बोलते हैं कि हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेलियर था क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं था। इस प्ले के पास में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं था। इस प्ले में शेक्सपियर ने फैक्ट और फीलिंग्स के बीच में बैलेंस नहीं बनाया। कहने का मतलब इस प्ले में बाहरी सिचुएशंस और हैमलेट के अंदर की फीलिंग्स में कोई रिलेशन नहीं है। उसके पागलपन का उसकी मदर की गिल्ट से कोई भी प्रॉपर रिलेशन नहीं था और कोई भी क्लियर इवेंट्स नहीं है जो इन एक्सप्रेस किए हुए इमोशंस को मैच कर सके। तो इन्हीं एक्सप्रेस किए हुए इमोशंस और इवेंट्स से मैच करने को बोलते हैं एलियट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है सिचुएशंस, इवेंट्स, कंडीशन वगैरह वगैरह, और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन सिचुएशन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। तो इसलिए इन्होंने हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर कहा। यहाँ पर टीएस एलियट बोलते हैं कि इंडिविजुअल टैलेंट ट्रेडिशनल पोएट्री की केयरफुल स्टडी से ही पाया जा सकता है। केयरफुली उसको स्टडी करना पड़ेगा ट्रेडिशनल पोएट्री को, और ये चीज कोई भी विरासत में नहीं मिलती। मतलब कि बिना मेहनत किए हुए नहीं पाया जा सकता इसको। इसको पाने के लिए हार्डवर्क करना ही पड़ता है। और यहाँ पर एलियट इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक पोएट के लिए स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। ये समझना कि उसके पहले के पोएट्स कैसे थे। लेकिन पोएट की स्टडी थोड़ी यूनिक होती है। उसके लिए माइंड ऑफ यूरोप को समझना बहुत जरूरी है अपने पोएटिक लेंस के जरिए। जैसे शेक्सपियर ने ज्यादातर अपने से पहले की हिस्ट्री को समझा था एक ग्रीक बायोग्राफर थे प्लूटार्क नाम के, उनसे। थॉमस नॉट नाम की एक ट्रांसलेटर ने प्लूटार्क के वर्क को उस टाइम पर ट्रांसलेट किया था। तो वो ट्रांसलेशन को पढ़ करके शेक्सपियर ने सीखा था हिस्ट्री को। तो इसीलिए एक पोएट के लिए अपने पास्ट के राइटर से सीखना बहुत जरूरी है। अब ये वर्क को लिखकर टीएस एलियट ने दोस्तों न्यू क्रिटिसिज्म को बहुत इंस्पायर किया। लेकिन यहाँ पर टीएस एलियट ने खुद न्यू क्रिटिक्स के टेक्स्ट के एनालिसिस को बहुत ही अननेसेसरी और थकाऊ टाइप का बोलकर इनको क्रिटिसाइज किया है। लेकिन फिर भी न्यू क्रिटिक्स बहुत हद तक टीएस एलियट से मिलते जुलते हैं। अब टीएस एलियट का क्रिटिसिज्म भी हुआ है, जैसे कि हैरोल्ड ब्लूम ने। इनका ये मानना था कि टीएस एलियट का रोमांटिक पोएट्री को लेकर के जिस तरह का व्यवहार है, ये सेंसिबिलिटी से अलग होने की बात को लेकर उनके वर्क द मेटाफिजिकल पोएट्स में, तो उनको क्रिटिसाइज किया है इस बात को लेकर के। कुछ मानते हैं कि एलियट माइंड ऑफ यूरोप कहकर यूरोसेंट्रिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इस मामले में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि टीएस एलियट खुद बहुत सारे नॉन यूरोपियन वर्क्स को, ट्रेडिशनल वर्क्स को सपोर्ट करते थे, जैसे महाभारत। तो टीएस एलियट ने आर्ग्यू किया है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीट सेंसिबिलिटी पर, कंप्लीटली सेंसिबिलिटी की इंपॉर्टेंस पर आर्ग्यू किया है इन्होंने। ये तो खुद हैविली इन्फ्लुएंस थे नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशन से।